Hello everybody. Internal reconstruction question number 1, that is Journal of Messrs Week Limited. In the earlier video we have already started with the problem, but because the maximum size of the video which can be sent to you is for say around 30 to 35 minutes, in that much time it was not possible for me to complete the entire problem, because this was the first problem of the chapter and all the things were new to you all. So we continue with question number 1 from the point where we have left. Internal reconstruction question number 1, balance sheet was given to us. 6 adjustments दिए हुए हैं, 3 we have already completed and 3 are remaining. The 3 adjustments which are already completed के journal entries are, check कर लो. First entry, capital reduction account debit 2 fixed asset, 2 debtors and 2 stock. इसमें स्टॉक का एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था. फिक्स एसेट में तो सीधा बोला था कि द वैल्यू इज टू बी डिक्रीज बाय 20%. ऊपर फिक्स एसेट 21 lakhs का था, उसका 20% इज 4,20,000. डेटर्स में भी कोई खास बात नहीं थी, बोला था 15% बैड डेट्स है. ऊपर डेटर्स का अमाउंट 15 lakhs था, जिसका 15% 2,25,000 होता है. लेकिन स्टॉक में बोला था कि द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड. बाय नहीं बोला था, बाय नहीं बोला था, टू 55%. मतलब कि स्टॉक का वैल्यू 55% हो जाएगा. अगर स्टॉक का वैल्यू 55% हो जाए तो इसका मतलब है कि स्टॉक का वैल्यू कम होगा 45% से. तो ऊपर स्टॉक 20 lakhs का दिया था. 20 lakhs का 55% 11 लाख होता है, लेकिन उसका वैल्यू 11 लाख से कम नहीं करना है. उसका वैल्यू अभी 11 लाख हो चुका है, यानी कि स्टॉक विल रिड्यूस बाय 9 lakhs. सेकंड एडजस्टमेंट का आंसर नो एंट्री था. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल होल्डर्स ने डिविडेंड का पैसा माफ किया, मगर डिविडेंड टू प्रेफरेंशियल होल्डर्स करके कोई लायबिलिटी ऊपर हमारे बैलेंस शीट में था ही नहीं. थर्ड ट्रांजैक्शन में 3 एंट्री पास हुई है. डायरेक्टर्स टू गिव टेम्पररी लोन ऑफ 5 lakhs, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टर्स लोन, कंपनी टू सेटल टैक्स लायबिलिटी एट 4,40,000, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट 4 lakhs, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 40,000 एंड टू कैश बैंक 4,40,000. And the last entry which you have written in the book was expenses of internal reconstruction का journal entry, capital reduction account debit to cash bank 10,000. Adjustment number D से भी start. Sundry creditors to give remission, remission का मतलब है discount of 10% of their claims. इसका मतलब है कि creditors हमें 10% का discount देंगे, यानी कि अब हम क्रेडिटर्स को 10% कम पे करेंगे. ऊपर क्रेडिटर्स का अमाउंट है 36 lakhs. हमें ऑफिशियली क्रेडिटर्स को 36 lakhs देना है, लेकिन क्रेडिटर्स ने कहा चलो बस 10% माफ किया. 36 lakhs का 10% इज 3,60,000. मतलब कि 36 lakhs में से 3,60,000 माफ हो जाएगा. अगर 36 lakhs में से मैं 3,60,000 को माइनस कर दूं तो अब जो अमाउंट पेएबल होगा वो होगा 32,40,000. हाँ, सेंटेंस आगे बढ़ो. सन्ड्री क्रेडिटर्स टू गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ देयर क्लेम एंड कंपनी मतलब हम लोग टू अलॉट का मतलब है गिव व्हाट 11% प्रेफरेंसेस ऑफ 100 इज फुल्ली पेड अप in settlement of the balance amount. Underline the word balance. Underline the word balance का मतलब होता है 32,40,000. 36 lakhs देना था, 10% माफ हुआ तो बचता है 32,40,000, और वो 32,40,000 के हमने उनको प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए.
दिस इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। इतना इंपॉर्टेंट कि बस बहुत इंपॉर्टेंट। ये ट्रांजैक्शन, ऐसे टाइप के ट्रांजैक्शन को तो एग्जाम में आना ही आना है, और वो भी एक आध बार नहीं, 2-3 बार आएगा। अब आप देखोगे कि आगे चलकर भी अभी और 2 ट्रांजैक्शन बाकी है इसको छोड़कर, यू विल फाइंड सेम टाइप। अब मैं इसको समझाता हूं। दिस ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट वन लायबिलिटी एक्सचेंज फॉर अनदर। वन लायबिलिटी, सबसे पहले वो लायबिलिटी का नाम था क्रेडिटर्स। आप आपके बैलेंस शीट में देख लो, आपको क्रेडिटर्स के नाम का लायबिलिटी दिखाई देगा। अब क्रेडिटर्स हमारे वहां पैसा मांगने आए, बराबर है। 10% माफ किया वो तो ठीक है, लेकिन बाकी का 90% तो चुकाने का कि नहीं। अब वो जो 32,40,000 हम दे रहे हैं, वो हम कैश में नहीं दे रहे, चेक करना। हम उन्हें 32,40,000 के क्या दे रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी तो हमारे बैलेंस शीट में एक नया लायबिलिटी आ जाएगा। मतलब कि क्या होगा स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स के नाम का लायबिलिटी हट जाएगा और उसके बदले में 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नाम का एक नया लायबिलिटी क्रिएट होगा। दिस इज वन लायबिलिटी एक्सचेंज फॉर अनदर। अब इसका जर्नल एंट्री याद रखने के लिए 2 टेक्निक है। आपको जो भी टेक्निक पसंद आए हो, पहला टेक्निक बाहर कर लेना ये एंट्री, ओल्ड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लीव वन लाइन टू न्यू लायबिलिटी। क्या बोलने का स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे आप? ओल्ड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लीव वन लाइन टू न्यू लायबिलिटी। ये एक तरीका है। इसमें ओल्ड लायबिलिटी का नाम क्रेडिटर्स है और न्यू लायबिलिटी का नाम 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। दिस इज वन थिंग। 10% नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं भूल से 10% बोल रहा हूं। इट इज 11% प्रेफरेंस शेयर्स। 11, वो टेक्स्ट बुक थोड़ा दूर था ना तो ध्यान नहीं गया मेरा। 10 ने 11%, नाम ही है, प्रेफरेंस शेयर का नाम ही है 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड दैट 11% इज नथिंग बट द रेट ऑफ डिविडेंड जो हमें फ्यूचर में देना है। वंस अगेन, वन लायबिलिटी एक्सचेंज फॉर अनदर का जर्नल एंट्री याद रखने का एक तरीका, ओल्ड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लीव वन लाइन टू न्यू लायबिलिटी। दूसरा तरीका, ये तरीका बहुत अच्छा होगा। पूरा चैप्टर, आई एम टेलिंग यू, पूरा चैप्टर अभी से लेकर मैं आपको यही रूल देकर सिखाऊंगा। और वो रूल है, ये रूल मेरे साथ 3 बार बोल दो, घर पे जोर जोर से चिल्लाओ। रूल है, जो पैसा मांगने आया वो डेबिट। बोलो मेरे साथ, जो पैसा मांगने आया वो डेबिट। अरे बोलना भाई, बोलो, घर पे ही बोलना है, घर पे बैठे बैठे बोलने का है। जो पैसा मांगने आया वो डेबिट और हमने उसको जो दिया वो क्रेडिट। अब ये लाइन पढ़कर तुम मुझे खाली इतना बता दो कि हमारे घर पैसा मांगने कौन आया? क्रेडिटर्स। तो राइट डाउन, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। बोर्ड दिखना चाहिए बराबर से। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 36 लाख। जो पैसा मांगने आया वो डेबिट, और वो कितना पैसा मांगेगा? 36 लाख। लीव वन लाइन टू, हमने उसको जो भी चीज दिया होगा वो क्रेडिट होगा, और हमने यहां पर उनको 11% प्रेफरेंस शेयर्स दिए, तो टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन 11% प्रेफरेंस शेयर जो हमने उनको दिए हैं वो 36 लाख के नहीं दिए हैं, वो सिर्फ 32,40,000 के ही दिए हैं। क्यों है? 10% तो माफ किया ना उन्होंने, और वो जो 10% माफ हुआ है वो हमारे लिए खुशी है। हमें डिस्काउंट मिला है, हमें 10% कम पे करना है, तो वो जो लाइन खाली बची हुई है उसमें लिखा जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, एंड दैट अमाउंट विल बी 3,60,000 क्रेडिट में। दिस इज
ट्रांजैक्शन नंबर डी। आपको एग्जाम में सेम डेट लिखना है। आपने यहां पर डेट लिखी है 1987 अप्रैल 1। सेम कंटिन्यू रखोगे, 1987 को रिपीट नहीं करना है, वो एक ही बार पेज पे ईयर लिख दिया था, आप खाली अप्रैल 1 लिखते जाना। नरेशन लिखना, बीइंग 11% preference shares given to creditors, allotted का मतलब ही होता है given, being 11% preference shares given to creditors over transaction number D is completed. E 10% debentures stock, ऊपर पहले चेक करो 10% डिबेंचर्स के नाम का कोई लायबिलिटी है कि नहीं है? है। इसका मतलब है कि ये रिकॉर्डेड लायबिलिटी है। इसका मतलब ये भी है कि अब जो बात हो रही है वो 10% डिबेंचर्स की होगी, तो इसका मतलब ये भी निकलेगा कि इसका मतलब है कि 10% डिबेंचर्स हमारे घर पैसा मांगने आए हैं। और मैंने अभी आपको 2 ही मिनट पहले रूल सिखाया था, जो पैसा मांगने आया वो डेबिट और हमने उसको जो दिया वो क्रेडिट। मैंने खाली एडजस्टमेंट नंबर ई का एक ही वर्ड पढ़ा है, 10% डिबेंचर्स। इससे मुझे ये पता चल गया कि 10% डिबेंचर्स पैसा मांगने आए हैं, तो हम लोग हमारा जर्नल एंट्री स्टार्ट कर देते हैं। मुझे बिल्कुल आगे नहीं पता कि ये 10% डिबेंचर्स के साथ हम लोग कैसे डील करेंगे। हम ये 10% डिबेंचर्स को क्या देंगे, कुछ भी दो उनको, अरे दे देकर तुम कोई भी लोग को तीन में से ही एक चीज दे सकते हो। तुम ही सोचो, तुम सोचो एक बात, तुम्हारे घर कोई पैसा मांगने आया, सिंपल सा बात, तुमने उससे कोई चीज खरीदी थी, तो तुम्हारे घर पे कोई पैसा मांगने आया। अगर तुम्हारे घर कोई पैसा मांगने आए तो तुम उसको 3 में से एक चीज दे सकते हो। कौन सा? नंबर 1 पैसा दे दो, सिंपल सा बात। अगर वो पैसा मांगने आया है तो पैसा दो। पैसा अगर नहीं है तो घर से कोई एसेट उसे दे दो। बोल फ्रिज लेके जा, टीवी लेके जा, वीडियो लेके जा, ये सब लेके, म्यूजिक सिस्टम लेके जा, कोई एसेट दे दो, या तो फिर कोई लायबिलिटी दे दो। जो पैसा मांगने आएगा उसको हम 3 में से ही एक चीज दे सकते हैं। मैं सेंटेंस जरा पूरा कर दूं। 10% डिबेंचर्स आर टू बी कन्वर्टेड इनटू, अरे आर टू बी कन्वर्टेड इनटू मतलब हमने उसको क्या दिया वो बताया है। 13% मॉर्गेज डिबेंचर्स ऑफ ₹1,60,000। मॉर्गेज का मतलब है सिक्योर्ड, नाम ही है उसका, डिबेंचर्स का नाम ही है मॉर्गेज डिबेंचर्स ऑफ 1,60,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। उनका क्लेम था 3 लाख का, लेकिन 3 लाख का क्लेम सेटल करने के लिए हमने उनको जो चीज दी है वो चीज है सिर्फ 1,60,000 की। सिंपल सा बात, यहां पर अपना 1,40,000 बच गया, हमें 1,40,000 की खुशी मिली। जर्नल एंट्री याद रखने का टेक्निक, 2 ही सवाल पूछूंगा स्टूडेंट्स, 2 ही सवाल पूछूंगा। सवाल नंबर 1, पैसा मांगने कौन आया? खाली वो लायबिलिटी का नाम बता दे जो पैसा मांगने आया हो, क्योंकि पैसा मांगने लायबिलिटी आएगा। आई कैन नॉट से बिल्डिंग मेरे घर पे पैसा मांगने आया, मशीनरी मेरे घर पे पैसा मांगने आया, बट आई कैन से क्रेडिटर्स मेरे घर पे पैसा मांगने आए, इक्विटी शेयर होल्डर्स मेरे घर पे पैसा मांगने आए, डिबेंचर होल्डर्स मेरे घर पे पैसा मांगने आए। तो बोलो यहां पर हमारे घर पे पैसा मांगने कौन आया? हाँ, कौन आया? 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स। सो स्टार्ट द आंसर। April 1, same date, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। जो पैसा मांगने आया वो डेबिट, द अमाउंट है 3 लाख, क्योंकि वो लोग तो 3 लाख मांग रहे हैं। लीव वन लाइन 2, हमने उसको जो भी दिया है वो क्रेडिट कर देना। बोल यहां पर आपने क्या उनको पैसा दिया? पैसा दिया नहीं ना, तो क्या दिया वो चीज का नाम बोल देना खाली। 13% मॉर्गेज डिबेंचर्स दिए, तो लिख दो 2, 13% मॉर्गेज, एम लिखा है खाली, मॉर्गेज डिबेंचर्स। सो द अमाउंट टू बी रिटर्न ओवर ईयर विल बी ओनली 1,60,000, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो 13% मॉर्गेज डिबेंचर्स हमने उनको दिए हैं वो 1,60,000 के ही है, और जो लाइन ब्लैंक छोड़ी है उसमें 2
capital reduction account and the amount is 1,40,000. कंप्लीट करो जर्नल एंट्री, मैं नरेशन डिक्टेट करता हूं. Being 10% debentures converted into 13% mortgage debentures. Being 10% debentures converted into 13% mortgage debentures. ऊपर वाला भी यही था. Creditors converted into preference shares. One liability exchange for another. Continuously 2 बार से सेम ही टाइप का ट्रांजैक्शन रिपीट हो रहा है और वो है वन लायबिलिटी एक्सचेंज फॉर अनदर. और लास्ट ट्रांजैक्शन नंबर 6 भी वैसा ही है. चलो मैं ट्रांजैक्शन नंबर 6 पढ़ता हूं. इक्विटी शेयर्स, बस इसका मतलब है इक्विटी शेयर्स पैसा मांगने आए हैं. चल मैं पूरा सेंटेंस पढ़ लूं फिर डिस्कस करते हैं. इक्विटी शेयर्स टू बी reduced to ₹1 each fully paid and 12% cumulative preference shares to be reduced to 1 lakh cumulative preference shares of 1 each fully paid in full settlement of their claims. एक ही छोटी सी बात यहां पर आपको खुद से समझ में आ जानी चाहिए कि ये एक नहीं 2 अलग अलग एडजस्टमेंट्स है. यस, सबसे पहला सेंटेंस पढ़ोगे तो वो इक्विटी शेयर्स के बारे में है और आगे चलकर पढ़ोगे तो वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में है. तो सेंटेंस को ब्रेक करो. सबसे पहले इक्विटी शेयर्स पे ध्यान देते हैं. ऊपर बैलेंस शीट में चेक करो. 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, 1 लाख, और हर एक शेयर 10 रुपए का. एंड देयरफॉर द अमाउंट इज 10 lakhs. मतलब कि आपको यह सोचने का कि जिस तरह से क्रेडिटर्स पैसा मांगने आए थे, जिस तरह से डिवेंचर होल्डर्स पैसा मांगने आए थे, तो अब इक्विटी शेयर होल्डर्स पैसा मांगने आए हैं और उनका अमाउंट निकलता है 10 लाख. लेकिन अभी देखो उसका हालत क्या खराब किया आपने. इक्विटी शेयर्स टू बी reduced to ₹1 each fully paid. इक्विटी शेयर्स इज टू बी reduced to ₹1 each fully paid का मतलब है, एकदम सिंपल बात बोलू, नहीं समझ में आएगा ना तुमको. 9 रुपया तुम खा गए यहां. इक्विटी शेयर होल्डर का पर शेयर 9 रुपया कंपनी ने कम कर दिया. कैसे? ऊपर चेक करो. एक इक्विटी शेयर, अरे ऊपर यानी कि ऊपर सीलिंग पे मत देख, बैलेंस शीट पे देख. एक इक्विटी शेयर 10 रुपए का था. एडजस्टमेंट क्या बोलता है? अब वो 10 का नहीं, अभी वो 1 रुपए का हो जाएगा. अब वो इक्विटी शेयर हो जाएगा 1 रुपए का. मतलब कि पहले 1 लाख शेयर्स हुआ करते थे 10 रुपए वाले, अभी 1 लाख शेयर्स रहेंगे मगर 1 रुपए वाला. यानी कि कंपनी को यहां पर क्लियर कट 9 लाख का प्रॉफिट है. यही चीज अगर मैं आपको पुराने स्टाइल से सिखाऊं, जो रूल सिखाया था वो, तो अपना रूल स्ट्रेट फॉलो करना. जो पैसा मांगने आया वो डेबिट. पैसा मांगने कौन आया? इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो राइट डाउन, डोंट राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स. व्हाट यू टू राइट इज, मैं बोलूंगा इक्विटी शेयर होल्डर्स पैसा मांगने आए. जब मैं लिखूंगा तो वो लायबिलिटी का नाम लिखूंगा और वो लायबिलिटी का नाम है इक्विटी शेयर कैपिटल. डोंट राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स. लायबिलिटी का नाम है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और उसका अमाउंट है 10 lakhs. यहां पर जरूरी है ब्रैकेट में डिटेल्स देना. क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको बताता हूं. ब्रैकेट में लिख देना 1 लाख इंटू 10. इसका मतलब होता है 1 लाख शेयर है, हर एक शेयर 10 रुपए का है, इसलिए अमाउंट 10 लाख हुआ. 1 लाख इंटू 10 lakhs. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पैसा मांगने आया वो डेबिट. लीव 1 लाइन 2. हमने उसको क्या दिया? नहीं, आप ही बोलो ना. देकर क्या दिया? पैसा दिया? नहीं. डिबेंचर्स दिया? नहीं. प्रेफरेंसेस दिया? नहीं. अरे तुम बात समझो स्टूडेंट. इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने इक्विटी शेयर्स ही दिए.
हाँ, तुम्हारे पास पहले क्या था? क्या था तुम्हारे पास? सर मेरे पास एक बहुत बड़ा 500 लीटर का फ्रिज था। तो अभी तुम्हारे पास क्या रहा? फ्रिज ही रहा, मगर 100 लीटर वाला। पहले भी तुम्हारे घर पे फ्रिज था, अभी भी तुम्हारे घर पे फ्रिज ही रहेगा। पहले बड़ा फ्रिज था, अब छोटा फ्रिज हो गया। पहले 10 लाख के शेयर्स थे और अभी हमने उनको जो दिया उसका नाम भी इक्विटी शेयर कैपिटल ही है, लेकिन वो अमाउंट 1 लाख होगा। कैसे बताता हूं, किस तरह से 1 लाख आएगा बोलूंगा, क्योंकि ये 10 रुपए वाला एक शेयर अब 1 रुपए का हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही रहेंगे 1 लाख, यानी कि 1 लाख इंटू 10 लाख, लेकिन 1 लाख इंटू 1 इज ओनली 1 लाख। समझ रहे हो? अब ब्रैकेट वाला सेंटेंस अगर मैं ना पढ़ूं तो एंट्री देख कैसी पढ़ी जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लीव 1 लाइन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ए डेबिट और क्रेडिट दोनों का नाम सेम है। देखना, डेबिट का नाम भी इक्विटी शेयर कैपिटल, क्रेडिट का नाम भी इक्विटी शेयर कैपिटल। जब स्टूडेंट लाइफ में तुमने पहली बार ऐसा जर्नल एंट्री देखा, राइट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड से लेकर अभी तक, ये फर्स्ट टाइम हुआ कि डेबिट का नाम और क्रेडिट का नाम दोनों सेम है, लेकिन असल में वो सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि डेबिट में जो इक्विटी शेयर लिखा है वो 10 रुपए वाला है और क्रेडिट में जो लिखा है वो 1 रुपए का है। इसलिए क्योंकि डेबिट का नाम और क्रेडिट का नाम सेम है, ब्रैकेट में डिटेल देना जरूरी था। और जो डिफरेंस है, टू कैपिटल रिडक्शन एंड द अमाउंट इज 9 lakhs. दिस इज द आंसर। इसका नरेशन, being equity shares reduced to ₹1 each. Now I cannot say equity share converted into equity share. है तो वही है, एक्चुअल में वही इक्विटी शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। फ्रिज बन गया। तुम बोलोगे यार फ्रिज तो फ्रिज ही होता है। अरे लेकिन एक बड़ा फ्रिज होता है और एक छोटा फ्रिज होता है। बड़ा फ्रिज अब छोटा बन गया। 10 लाख के इक्विटी शेयर्स लाख रुपए के हो गए और डिफरेंस हम खा गए, जो हमारा प्रॉफिट है। बीइंग इक्विटी शेयर्स रिड्यूस्ड टू ₹1 each, फुल्ली पेड, to ₹1 each, fully paid. Last sentence. And वो नया सेंटेंस है। 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है ना, ऊपर देख 7 लाख के हैं, 7,000 शेयर, हर एक शेयर 100 रुपए का और अमाउंट है 7 लाख। अब देख उसकी हालत कैसे खराब की। टू बी रिड्यूस टू बी कन्वर्टेड टू, वो सबका मीनिंग है कि हमने उनको क्या दिया, मतलब कि पैसा मांगने कौन आया, पैसा मांगने आने वाले का नाम बता खाली। पैसा मांगने आया 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो डेबिट ही होने वाला है और हम उसको जो भी देने वाले हैं वो क्रेडिट होगा। तो यहां पर लिखा हुआ है 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू 1 lakh cumulative preference shares of ₹1 each. 1 lakh into 1 की कीमत 1 लाख ही होती है और ऊपर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू देखना 7 लाख। मतलब कि सिंपल भाषा में बात करूं तो तुम्हारे पास पहले 7 लाख रुपए के शेयर्स हुआ करते थे, आज उसकी कीमत लाख रुपए की हो गई, यानी कि कंपनी तुम्हारा 6 लाख रुपया खा गई। द जर्नल एंट्री विल बी डिटो सेम लाइन पे, जो पैसा मांगने आया वो डेबिट, 12% प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नहीं ब्रैकेट में थोड़ा वर्किंग देना पड़ेगा, 7,000 इंटू 100 7 लाख होता है, 7 लाख। मेरे घर पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 7 लाख रुपए मांगने आए। लीव 1 लाइन 2, हमने उसको क्या दिया, तो हमने उनको 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही दिए। सेम नाम। बड़ा फ्रिज छोटा बन गया, लेकिन
1,00,000 हो गया। अरे तुम तो खुश, 7,000 के बदले में 1,00,000, 60,000 शेयर्स के बदले में मेरे पास 1,00,000 शेयर्स हो गए, मगर सिर्फ 1 रुपए के। एंड दैट वॉज ओनली 1,00,000। काय की खुशी की बात, शेयर होल्डर्स को तो दुख ही हुआ है, लेकिन मैं शेयर होल्डर्स के एंगल से ट्रांजैक्शन नहीं सोच रहा हूं, मैं कंपनी, मैं मेरे एंगल से ट्रांजैक्शन को सोचूंगा तो मेरा लायबिलिटी जो एक जमाने में 7 लाख का हुआ करता था, आज मेरा वही लायबिलिटी कम होकर 1,00,000 का हो गया है। और यहां पर कंपनी को फायदा हुआ, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 6 lakhs। Narration, being 12% cumulative preference shares reduced to ₹1 each. Being 12% cumulative preference shares reduced to 1,00,000 shares of 1 each. Being 12% cumulative preference shares reduced to 1,00,000 preference shares of 1 each. 1,00,000 preference shares of 1 each बन गए। नो डाउट क्वेश्चन के जितने भी एडजस्टमेंट्स दिए हुए थे सब खत्म हो गए, लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ। प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है। एग्जाम में कभी भी आपको लगे सर पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर डाला, तो 2 बातें तुम्हें याद आनी ही चाहिए। अगर तुम्हें वो 2 बातें याद नहीं आएगी, तुम्हारे 4 मार्क कट किए जाएंगे। 2 में से पहली बात, इट इज कंपल्सरी to write off fictitious assets. I repeat, it is compulsory to write off fictitious assets, whether asked or not asked in the problem. यानी कि पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद तुम्हें 2 बातें याद आनी चाहिए। उसमें से पहली बात है फिक्टिशियस एसेट्स को हमें राइट ऑफ करना ही पड़ेगा, और ऊपर बैलेंस शीट में 2 फिक्टिशियस एसेट्स हमको दी गई थी। नंबर 1 प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, नंबर 2 P&L अकाउंट। ये दोनों को हमें हटा देना है, और फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करने का जर्नल एंट्री है, थियरी का लास्ट एंट्री थियरी का, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। एसेट कम हुआ, एसेट निकल गया, 2 बस 2 ही बात, preliminary expenses and 2 P&L account। इसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का अमाउंट है 40,000, P&L अकाउंट है 3,50,000, दोनों का टोटल होता है 3,90,000। एंट्री लिखो, नरेशन लिखो, being fictitious assets written off, being fictitious assets written off, being fictitious assets written off। ये तो एक बात हुई है भाई, एक ही बात हुई। मैंने कहा ना पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद 2 बातें याद आनी चाहिए। पहली, फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करो। आप बोलोगे सर कर दिया, अब दूसरी बात बोलो ना फटाफट। दूसरी बात यह है कि तुम्हें कंपल्सरी रफ में कैपिटल रिडक्शन का लेजर अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। रफ में बनो, रफ वर्किंग में, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन में एटलीस्ट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने को नहीं कहा। 2 बातें एंड में कंपल्सरी होता है, याद रखना ना, कंपल्सरी। पहली बात कंपल्सरी फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करो। सेकंड बात कंपल्सरी रफ में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओ। रफ में चलो यहां कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और ऐसा टी फॉर्मेट बना दो, टी। कुछ नहीं करना है, जो भी जर्नल एंट्रीज लिखी हो उसका लेजर पोस्टिंग करना। फर्स्ट एंट्री बोर्ड पे नहीं है, ये नहीं है, ये प्रॉब्लम उसके पहले वाले लेक्चर से शुरू हुआ है। ऊपर पहली एंट्री स्टार्ट हुई कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, तो लेजर पोस्टिंग का रूल, डेबिट ऑन द डेबिट साइड।
तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में, अब क्योंकि ये रफ वर्किंग है, मैं ये पर्टिकुलर्स में कुछ नाम नहीं लिखूंगा, सीधा अमाउंट लिख देता हूं। और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट था मेरे ख्याल से 15,45,000, 15,45,000 फर्स्ट एंट्री हो गया। सेकंड जर्नल एंट्री था कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टर्स लोन। बोर्ड पे नहीं है, बुक में है तुम्हारे, उसमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इन्वॉल्व नहीं हुआ, जाने दो। थर्ड एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हुआ 40,000 से। कैपिटल रिडक्शन डेबिट देखना लिखा है तीसरे जर्नल एंट्री में, तुमने टैक्स लायबिलिटी चुकाया था, 40,000 एक्स्ट्रा दिया था। कैपिटल रिडक्शन डेबिट ऑन द डेबिट साइड 40,000। उसके बाद वाले एंट्री में, उसके बाद वाले एंट्री में भी कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ 10,000, डेबिट ऑन द डेबिट साइड 10,000। अब इधर आ जाओ, अब यहां पर आ जाओ, अब ये जर्नल एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है कि नहीं है? कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है, देखना 2 मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट 3,60,000, क्रेडिट ऑन द क्रेडिट साइड 3,60,000। अरे लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये रफ वर्किंग है तो पर्टिकुलर्स के कॉलम में मैंने कुछ नहीं लिखा। फटाफट करना है एग्जाम में, ये चीज एग्जाम में 1 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट ऑन द क्रेडिट साइड 1,40,000। बनाते जाओ, रफ पे बनाते जाओ, मेहरबानी करना रफ पे बनाते जाओ। अरे रफ मतलब आप आपके नोटबुक पे तुरंत ही जर्नल एंट्री के बाद 5 लाइन छोड़ दो और ये रफ वर्किंग बना दो, 5 लाइन छोड़ देना, फिर रफ वर्किंग बनाना। नेक्स्ट कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट ऑन द क्रेडिट साइड 9 लाख। वापस कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट ऑन द क्रेडिट साइड 6 लाख। और उसके बाद है कैपिटल रिडक्शन डेबिट ऑन द डेबिट साइड 3,90,000। चलो कॉपी करो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नोटबुक में 1 ही मिनट में बन जाना चाहिए। अब ये अकाउंट में क्लोज करूंगा। जब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज होगा तो टैली हो भी सकता है और नहीं भी होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ये कैपिटल रिडक्शन टैली होना ही चाहिए तो ही हमारा प्रॉब्लम करेक्ट है। नहीं, 10 में से 9 प्रॉब्लम में 10 में से 9 में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टैली नहीं होगा और क्रेडिट साइड हेवियर आएगा। यहां पर टोटल करो चलो, ये टोटल हो रहा है 20 लाख, 20 लाख। सेम टोटल डेबिट साइड पे लिखने का 20 लाख और 20 लाख में से ऊपर के सब अमाउंट को माइनस करो। चलो कैलकुलेटर लो, 20 लाख में से 390 माइनस करो, 10,000 माइनस करो, मतलब कि 4 लाख माइनस हुए, 4 लाख और बाद में 40,000 माइनस करो, फिर 15,45,000 माइनस करो, तो यहां पर डिफरेंस बचेगा 15,000 का। ये डिफरेंस है, एन सर्कल करो इसे, एन सर्कल करो, ये बैलेंस है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज हैविंग अ बैलेंस ऑफ 15,000। तो अब ये बैलेंस का क्या करने का, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, मतलब आएगा। एनी बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, आई रिपीट, एनी बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट is to be transferred to capital reserve account. Capital reserve account. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कंपलसरी बनाने का, अगर वो टैली नहीं हुआ और जो भी बैलेंस आया वो बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है तो उसका जर्नल एंट्री बनता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और यही जर्नल एंट्री पास करने के लिए मैं 5 मिनट से इतनी मेहनत कर रहा था। बिना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाए आपको बैलेंस ढूंढना बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा।
इसलिए रफ में कंपल्सरीली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना के देगा। तो इसकी जर्नल एंट्री लिख दो, एंड में लास्ट में जर्नल एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, द अमाउंट इज 15,000। being balance in capital reduction transferred to capital reserve. That's all. Full-fledged internal reconstruction का प्रॉब्लम सॉल्व। नो डाउट यहां पर मुझे 2 सेशन लगे, आई मीन 2 वीडियोस आई हैव टू टेक टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एक आध प्रॉब्लम में ऐसा ही चलेगा कि पॉसिबल है कि पूरा प्रॉब्लम हम कंप्लीट ना कर पाए, क्योंकि अगर एक ही सेशन में मैं पूरा कंप्लीट करूं प्रॉब्लम, तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट को आधे से ज्यादा चीज समझ में नहीं आएगी। तो मैं कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो जा रहा हूं ताकि आपको हर एक एंट्री बराबर से समझ में आए। That's all then. I will stop here for today. Next session, I will solve the next question. मैं तुम्हें पहले से ही क्वेश्चन बता दूं। चलना मैं मुझे पहले से ही बता दूं कि हम कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। हम इसके बाद सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसका नाम है पैराडाइज लिमिटेड। 2 एंड में सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल सॉल्व in our next video session. Goodbye, take care, see you.